बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड का भौतिक विज्ञान शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से। और फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आवेश है। तो आवेश के बारे में हम बात करते हैं। देखो, आवेश क्या है, इसी कोई प्रॉपर डेफिनेशन किसी भी बुक में नहीं है और कोई प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी नहीं है। तो आवेश के बारे में क्या बताया गया है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत बल अनुभव करने जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखने वाले नहीं है, बहुत दूसरे टाइप की डेफिनेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे यूज़ में होगी, हमारे जो चैप्टर का फ्लो उससे बनेगा। तो हम क्या बात करेंगे आवेश की, कि अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ दें, दो वस्तु ली हमने और उन्हें परस्पर रगड़ दिया, तो अगर हम उन्हें रगड़ेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। क्या स्थानांतरित होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी और दूसरी वस्तु करेगी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण। ठीक है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वो धनावेशित होंगे, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, इसलिए इस पर माइनस का आवेश बढ़ गया, ये ऋणावेशित होगी। तो मतलब यदि अब हम क्या बताएंगे आवेश में, क्या बताएंगे कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाए तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। क्या स्थानांतरित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक वस्तु जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वह धनावेशित और जो ग्रहण करती है वह ऋणावेशित कहलाती है। तो आवेश के बारे में हम यहाँ ये बताएंगे। वैसे प्रॉपर अगर आपसे कोई आर्गूमेंट करे कि भाई आवेश की डेफिनेशन बताओ, तो आप उसे बता दो कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ दिया जाए तो उनके मध्य क्या स्थानांतरित होंगे? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है? त्याग। दूसरी वस्तु क्या करती है? ग्रहण। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वह धनावेशित कहलाती है, जो ग्रहण करती है वह ऋणावेशित कहलाती है। ठीक है, तो यही हम लिखने वाले हैं। इसके बाद में देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखोगे, अपने नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखोगे। मैं यहाँ पर लिख के नहीं दिखा रहा आपको। तो आप यही लिखोगे कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाए तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिससे वस्तुएं क्या आ जाती हैं? जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखोगे, नोट, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वह धनावेशित कहलाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वह ऋणावेशित कहलाती है। ठीक है, अब देखो, हमें यहाँ से एक बात कंफर्म होगी कि जो आवेश है तब उत्पन्न हुआ जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो इसका मतलब जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। और इसे हम डिनोट करेंगे आवेश को Q से। Q इक्वल टू होगा Ne, जहाँ N होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो हमारा E होगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसका मान होगा हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम है, इसलिए मैंने यहाँ C लिखा। C का मतलब कूलाम। तो आवेश का मात्रक याद कर लो, क्या है? कूलाम। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अभी तक हम आवेश की बात कर रहे थे। आवेश क्या है? यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाए तो उनके मध्य क्या स्थानांतरित होंगे? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, जिससे वस्तु पे क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगी? त्याग। दूसरी वस्तु क्या करेगी? ग्रहण। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वह धनावेशित, जो ग्रहण करेगी वह ऋणावेशित कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब अर्थात किसी वस्तु का आवेश कहाँ पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे। Q इक्वल टू क्या होगा? Ne। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का जो यहाँ पर नोट करके मैं एक बात और आपको बता दूँ कि अगर आप CGS सिस्टम में, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक देखोगे वो है स्टेट कूलाम।
वो क्या है, स्टेट कूलम। ठीक है, स्टेट कूलम। ठीक, तो ये था हमारा आवेश। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेरा उद्देश्य यहाँ से बहुत ज़्यादा है, किसी टॉपिक को डीपली एक्सप्लेनेशन करने का नहीं है कि मैं बहुत देर तक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करे जाऊँगा और आप उसे समझे जाओ। मैं यहाँ पे कोई ऐसी क्लास लेने वाला नहीं हूँ कि ये बहुत बड़ा लेक्चर मैं आवेश पर देने वाला हूँ। मैं केवल इतना बोलूँगा जितना हमारा यूपी बोर्ड 12th क्लास के एग्ज़ाम में हमें पता होना चाहिए और हमारे नोट्स में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो आपको लिखनी है, एग्ज़ाम में लिख के आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको जिस तरीके से नोट्स बनाना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। तो मैं आवेश के गुण आपको बता देता हूँ। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला आवेश का गुण क्या है? पहला आवेश का गुण है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान का मतलब है प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटा देते हैं। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत का मतलब प्लस और माइनस क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो याद कर लेंगे पहला गुण क्या है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। ठीक है, दूसरा गुण क्या है हमारा, आवेश की योगात्मक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, योगात्मक प्रवृत्ति। योगात्मक प्रवृत्ति से क्या मतलब है, ये कोई बॉडी है, ये कोई वस्तु है, इसके ये 3 पार्ट है। मान लो इस पर 3 कूलम आवेश, इस पर 2 कूलम और इस पर 5 कूलम आवेश। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई इस पर पूरी वस्तु पे कितने कूलम आवेश है, तो आप क्या बताओगे, 3 + 2 + 5 10 कूलम आवेश। तो इसका मतलब आपने जोड़ के बताया, जोड़ मतलब योग। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश की योगात्मक प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है, योगात्मक प्रवृत्ति है। तीसरा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि देखो बच्चों, हमने पढ़ा था अभी कि अगर 2 वस्तु को रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी में जाएंगे। अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो या तो एक जा सकता है, 2 3 4 5 6 10 1000 1500 कुछ भी, 10,000 20,000 कुछ भी, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं जाएगा, दशमलव की में नहीं जाएगा। मतलब 1/2 नहीं जा सकता, 3/4 नहीं जा सकता, 1.5 नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, जो ट्रांसफ़र होगा वो पूरा पूरा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पे आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, पूरा पूरा गुणज होगा। ठीक है, तो ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से सुन लो, और यही हम लिखेंगे, प्रॉपर्टी में भी ये लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है आवेश का क्वांटीकरण क्या है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश +- E +-2E +-3 डैश 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 एंड सो ऑन हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, चौथा क्या, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित होने से क्या मतलब है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता, बिल्कुल वही समझो। लेकिन हम यहाँ इस तरह से कहेंगे, किसी घटना से पूर्व और किसी घटना के बाद किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश नियत होता है। कैसे, मान लो आपने 2 वस्तुएं को रगड़ा और उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। मान लिया मैंने n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इसने n इलेक्ट्रॉन गेट करे, मतलब इसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और इसने n इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा। जिसने त्याग करा उस पर प्लस का चार्ज होगा, जिसने ग्रहण करे उस पर माइनस का। अगर आप टोटल चार्ज देखो तो कितना हुआ, 0, और पहले भी उनका चार्ज 0 था। तो मतलब किसी घटना से पूर्व आवेश और किसी घटना के बाद आवेश नियत होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका अर्थ क्या है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित। ठीक, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ चारों प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है,
देखो यही आप लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप मेरे साथ बोल दो जिससे आपको याद हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी याद होगी। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और विपरीत आवेश आकर्षित। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आवेश की कैसी प्रवृत्ति है? योगात्मक प्रवृत्ति है। आवेश की योगात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके विभिन्न भागों के आवेशों के योग के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज। मतलब किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन आवेश होगा वो प्लस माइनस ही हो सकता है, 2e 3e 5e डैश 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 हो सकता है, लेकिन कभी भी किस फॉर्म में नहीं होगा? भिन्नात्मक फॉर्म में नहीं होगा, मतलब दशमलव में नहीं होगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? आवेश संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, मैंने बोल दी, पीछे जाके आप एक बार सुन के फिर दोबारा से लिख लोगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार। मोड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन के प्रकार, कि कितनी तरीके से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो पहला प्रकार है घर्षण। दो वस्तुओं को आपने एक परस्पर रगड़ दिया, उनके बीच में घर्षण करा, जिससे उनमें क्या स्थानांतरित होंगे? इलेक्ट्रॉन। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, दूसरी त्याग करेगी और वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। तो ये क्या है? घर्षण। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रेरण। और तीसरा है हमारा चालन। ये तीन तरीके हैं हमारे किसी वस्तु को आवेशित करने के। घर्षण आपको मैंने पहले ही लिखवा चुका, तो इसे हम लिखेंगे नहीं। घर्षण क्या है? फिर से सुन लो, किन्हीं दो वस्तुओं को अगर हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। प्रेरण की बात करते हैं। प्रेरण क्या है? प्रेरण क्या है कि यदि किसी आवेशित वस्तु के समीप, ये कोई आवेशित वस्तु है, किसी आवेशित वस्तु के समीप कोई अनावेशित वस्तु रख दी जाए। कैसी वस्तु? अनावेशित। ये आवेशित है और ये अनावेशित है। अब इसके पास में ये रख दिए, तो अनावेशित वस्तु पर समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा? समान किंतु विपरीत। ये प्लस है तो कैसा होगा? माइनस। इसे हम बोल लेंगे चालन, सॉरी प्रेरण। तो प्रेरण क्या है? यदि प्रेरण में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनो। प्रेरण में लिखेंगे हम कि यदि किसी आवेशित वस्तु के समीप कोई अनावेशित वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु पर, अनावेशित वस्तु पर समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अनावेशित वस्तु पर समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया प्रेरण क्या है? भाई कोई आवेशित वस्तु है, उसके साथ पास में कैसी रख दी? अनावेशित, जिस पर कोई आवेश ना हो, तो उस पर कैसा आ जाएगा? उल्टा आवेश आ जाएगा। कि अगर प्लस की वस्तु के पास में रखी तो कैसा आ जाएगा? माइनस, और माइनस के पास में रखी तो कैसा आ जाएगा? प्लस। ठीक है, अब तीसरी बात है हमारी चालन। चालन क्या है बच्चों? चालन में दो आवेशित वस्तुएं होंगी, एक अधिक आवेशित होगी, एक कम आवेशित होगी। उन्हें कनेक्ट करेंगे किसी तार से, तो आवेश का प्रवाह अधिक आवेशित वस्तु से निम्न आवेशित वस्तु की ओर होगा, जैसा ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो कब तक होगा? जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाए। तो सुनो, चालन क्या है कि यदि किन्हीं विभिन्न आवेशित वस्तुओं को किसी तार द्वारा एक दूसरे से संपर्क में रख दिया जाए, या किसी तार द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, तो अधिक विभव वाली वस्तु से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान न हो जाए। दोबारा से सुनो, चालन क्या है? चालन क्या है? यदि किन्हीं दो विभिन्न आवेशित वस्तुओं को किसी तार द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दिया जाए, तो उच्च विभव की वस्तु से आवेश का प्रवाह निम्न विभव की वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान न हो जाए। इस घटना को क्या कहते हैं? चालन। तो आवेश कितनी तरह से किसी वस्तु को आवेशित कितनी तरह से कर सकते हैं हम? तीन तरह से कर सकते हैं। नंबर एक क्या होगा?
घर्षण, घर्षण में दो वस्तुओं को परस्पर क्या करेंगे, रगड़ेंगे, उनके बीच में क्या स्थानांतरित होंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, जिससे वस्तुएं आवेशित होंगी। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेरण, प्रेरण में क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु के समीप कैसी वस्तु रख देंगे, अनावेशित, आवेशित वस्तु के समीप कैसे रखेंगे, अनावेशित, तो अनावेशित पे कैसा आवेश उत्पन्न होगा, समान किंतु विपरीत आवेश। दूसरा क्या है, चालन, चालन में क्या होगा, दोनों आवेशित वस्तुएं होंगी और एक अधिक आवेशित एक कम आवेशित, तो जब हम उन्हें किसी तार द्वारा संबंधित करेंगे तो उच्च विभव की वस्तु से आवेश का प्रवाह किस ओर होगा, निम्न विभव की ओर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। समझ में आ गया भाई। आवेशन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है। इसके बाद अब हमने पढ़ा है आवेश। इसके बाद हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ जो आवेश पे बेस्ड है। और क्योंकि हमारे अब आपको समझ लेना चाहिए कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और पिछली बार जो नेक्स्ट 2020 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो फिजिक्स में तो नहीं इतना ज़्यादा एग्जाम्पल पे वो था, लेकिन केमिस्ट्री का जो पेपर आया था उसमें टोटल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल रखे हुए थे। और यहाँ सीबीएसई बोर्ड में भी आप अगर देखोगे तो उसमें भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्या है कि किस प्रकार आप किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी आवेशित वस्तु से संबंधित किए, संपर्क में लगाए या टच किए धनावेशित कर सकते हो। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझो। क्या आप किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी आवेशित वस्तु से संबंधित किए धनावेशित कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो प्रक्रिया समझानी है हमें इसमें। ठीक है। तो क्या किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी आवेशित वस्तु से संपर्क किए या स्पर्श किए धनावेशित किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, किया जा सकता है। पहले तो आप हाँ लिख दोगे और फिर हम इस प्रक्रिया को समझा के दिखा देते हैं कि हम कैसे उसे धनावेशित कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने बच्चों ये एक अनावेशित वस्तु ले ली, एक ये आवेशित वस्तु ले ली हमने, मान लिया ये ऋणावेशित वस्तु है, और एक हमने अनावेशित वस्तु ले ली, आवेशित। सेकंड स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, इसे इसके पास में लेके आता हूँ। ये हमारी ऋणावेशित, और ये ऋणावेशित तो ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित। विपरीत आवेश उत्पन्न होगा प्रेरण के कारण, और यहाँ पे हमारा ऋणावेशित। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैं इस जो हमारी ऋणावेशित वस्तु को उसको रिमूव कर दूंगा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसे रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास ये मेरी वस्तु है जिस पे कैसा आवेश आ गया, प्लस और माइनस। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फोर्थ स्टेप में मैं इसे भू संपर्क में कर दूंगा, मतलब पृथ्वी से मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। और पृथ्वी से जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो पृथ्वी इसका ऋण आवेश एब्जॉर्व कर लेगी। अब जब पृथ्वी ने इसका ऋण आवेश एब्जॉर्व कर लिया, अब मैंने इसे पृथ्वी से संपर्क इसका हटा दिया, तो जिसका धनावेश होगा वो इस पर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे 5 स्टेप होंगे। किसी अनावेशित वस्तु को अगर हमें धनावेशित करना है तो किस तरह से करेंगे, कोई आवेशित ऋणावेशित वस्तु ली, उसके समीप में कोई आवेशित वस्तु हमने रख दी, तो उस पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश होगा माइनस से प्लस, और फिर यहाँ प्लस से प्रेरण होकर माइनस। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसका माइनस रिमूव करने के लिए क्या करा, इसे पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो माइनस का किसने ऑब्जर्व कर लिया, पृथ्वी ने। अब इसका धनावेश बचा जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है बच्चे, इस वीडियो में हमने पढ़ा है आवेश और आवेश के बारे में।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम के बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप